हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल ग्लांस अकेडमी पर। आइए स्टार्ट करते हैं। हमने स्टार्ट किया था घटना चक्र में बायोलॉजी सेक्शन। आइए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना है। उत्परिवर्तन म्यूटेशन का सिद्धांत किसने दिया? ह्यूगो डी ब्रिज ने उत्परिवर्तन का सिद्धांत दिया था। विकास का सिद्धांत किसने दिया है? चार्ल्स डार्विन ने विकास का सिद्धांत दिया था। एक जीन एक एंजाइम की परिकल्पना किसने की है? बीडल और टैटम ने जो है एक जीन एक एंजाइम की परिकल्पना की थी। ओपेरान अवधारणा किससे संबंधित है? तो ये है जैकब और मोनोड से। इसलिए हम इसका आंसर देखते हैं। ए का 4, बी का 3 और सी का 1 और डी का 2। इसलिए इसका आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। विकास का मुख्य कारक है, विकास का मुख्य कारक क्या है? उत्परिवर्तन, हासिल किए हुए गुण, लैंगिक जनन, प्राकृतिक वर्ण। तो इसका आंसर है डी, प्राकृतिक वर्णवाद जो है विकास का मुख्य कारक है। आइए इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। जैव विकास इवोल्यूशन का मुख्य कारक जो है प्राकृतिक वर्णवाद या नेचुरल सिलेक्शन है, क्योंकि यही विभेदों एवं अन्य हासिल किए हुए जीनों को अगली पीढ़ी में दिशा प्रदान करता है। प्राकृतिक वर्ण या चयन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके कारण जीवों की आबादियों में जीन रूपों तथा एलिनो जीनों दोनों ही की आवृत्तियों का महत्वपूर्ण परिवर्तन होता रहता है। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं फ्रेंड्स। जैव विकास के संदर्भ में सांपों में अंगों का लोप होने का स्पष्ट क्या कारण था? अंगों का उपयोग तथा अनुपयोग किए जाने से। अगर किसी अंग का बहुत ज़्यादा हम यूज करते हैं तो वो हमारा बहुत एक्टिव रहता है। जिस अंग का हम उपयोग नहीं करते हैं वो धीरे धीरे समाप्त होता रहता है। इसमें इसका सिद्धांत पूछ रहा है। बिलों में रहने के प्रतिकूल अनुकूलन से, प्राकृतिक चयन से, उपार्जित लक्षणों की वंशागति से। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, अंगों का उपयोग तथा अनुपयोग किए जाने से ऐसा हुआ है। इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। फ्रांसीसी जैव वैज्ञानिक लैमार्क के अनुसार परिवर्तन शरीर के उपयोग तथा अनुपयोग, यूज एंड डिसयूज के कारण होते हैं। बदलते वातावरण में जीवधारी नई आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु अपने कुछ अंगों का अधिक प्रयोग करते हैं, जबकि कुछ अंगों का कम करते हैं, जिसके कारण अधिक प्रयोग किए जाने वाले अंग जो होते हैं वो सुदृढ़ और सुविकसित हो जाते हैं, तथा वे अंग जिनका प्रयोग हम कम करते हैं वे निष्क्रिय तथा धीरे धीरे करके लुप्त हो जाते हैं, जिसका उदाहरण हमारे शरीर के अवशेषी अंग हैं। लैमार्क ने अंगों के अनुपयोग के उदाहरण के रूप में सर्पों में टांगों के अभाव को बताया है। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं फ्रेंड्स। भारत की विशाल वन्य बिल्लियों में किसके बारे में कहा जाता है कि वह हाल ही में विलुप्त हो गई है? चीता, तेंदुआ, बाघ, सिंह। इसका आंसर है ए, चीता को। प्रश्नगत विकल्पों में जो है चीता ही वह अकेला पशु है जो भारत में विलुप्त घोषित हो चुका है। आप अभी ध्यान दीजिए, करंट में जो है मोदी जी ने नामीबिया से जो है चीतों को मंगवाया है और कहाँ रखा है? मध्य प्रदेश के कूनो टाइगर रिजर्व में चीतों को रखा गया है। ठीक, ये आपका करंट अफेयर्स बन सकता है। क्वेश्चन नंबर 13 हम देखते हैं। आधुनिक मनुष्य के हाल का पूर्वज है जावा मनुष्य, क्रो-मैग्नॉन मनुष्य, निएंडरथाल मनुष्य, पेकिंग मनुष्य। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, क्रो-मैग्नॉन मनुष्य। आइए एक्सप्लेनेशन देखते हैं। क्रो-मैग्नॉन मनुष्य जो है आधुनिक वैज्ञानिक वर्तमान मानव होमो सैपियंस का जो है अंतिम सीधा पूर्वज तथा आधुनिक मानव की एक उपजाति सब स्पीसीज होमो सैपियंस फॉसिल्स मानते हैं। ठीक, क्रो-मैग्नन का शरीर जो होता है गठा हुआ, लगभग 180 सेंटीमीटर या 6 फुट लंबा, तथा इसकी कपाल गुहा जो होती है 1600 क्यूबिक की होती है। अब आप बताइए आपकी कपाल गुहा कितने क्यूबिक की है? कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। शब्द डेनिसोवन कभी कभी समाचारों के माध्यम से किस संदर्भ में आता है? एक प्रकार के डायनासोर का जीवाश्म है, एक आदिम मानव जनजाति है, पूर्वोत्तर भारत में प्राप्त एक गुफा तंत्र है,
भारतीय उपमहाद्वीप के इतिहास में एक भूवैज्ञानिक कल्प है। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा बी। एक आदि मानव जाति जो होती है वो डेनिसोवियन है। ठीक है, ये अभी कुछ दिन पहले समाचार में आया था, इसलिए इसका यहाँ पे देखिए पूछ लिया गया है आईएएस वाले में प्री 2019 में। आइए इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। डेनिसोवन एक आदि मानव जाति प्रजाति है जो यूरेशिया के जंगलों में लगभग 1.5 से 2 लाख वर्ष पूर्व निवास करती थी। पहली बार वर्ष 2010 में साइबेरिया की गुफाओं में प्राप्त अस्थि अवशेषों में इसकी जो है पहचान हुई है। फिर चीन के तिब्बत की एक गुफा से प्राप्त एक जीवाश्म जबड़े के विश्लेषण में से इनकी पूर्वी एशिया तक विस्तारित होने की पुष्टि की गई है। 1 मई 2019 को प्रतिष्ठित विज्ञान मैगजीन नेचर में प्रकाशित एक शोध पत्र में की गई थी इसकी बात। ठीक है, आगे चलते हैं हम। आर्कियोप्टेरिक्स है क्या है? जुरैसिक युग का सर्वपुरातन पक्षी, जुरैसिक काल का सरीसृप, ट्राइएसिक काल का सरीसृप, ट्राइएसिक तथा जुरैसिक दोनों काल का सरीसृप। तो इसका आंसर है जुरैसिक युग का ये सर्वपुरातन पक्षी है। आर्कियोप्टेरिक्स जो होता है जुरैसिक युग का एक सर्वपुरातन पक्षी होता है जिसके जीवाश्म लगभग 15 करोड़ वर्ष पुरानी जुरैसिक चट्टानों से मिली है। यह सरीसृपों तथा पक्षियों के बीच संयोजक जंतु है जिसमें सरीसृपों की भांति लंबी पूंछ, चोंच में दांत, अग्रपादों की अंगुलियों पर पंजे थे। फिर भी यह पक्षी था क्योंकि इसके अग्रपाद उड़ने के लिए पंखों में रूपांतरित हो चुके थे। यह जंतु जैव विकास को सिद्ध करता है, ऑर्गेनिक इवोल्यूशन को यह सिद्ध करता है। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। आर्कियोप्टेरिक्स किन वर्गों के प्रणालियों के बीच योजक कड़ी है? उभयचर व पक्षी, सरीसृप व पक्षी, सरीसृप व स्तनधारी, पक्षी व स्तनधारी। इसका आंसर हो जाएगा बी। अभी हमने पढ़ा कि यह सरीसृप भी है और पक्षी भी है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 17 को देखते हैं। मैमथ पूर्वज हैं कुत्ते का, घोड़े का, ऊंट का, हाथी का। तो इसका आंसर है डी। हाथी जो है, हाथी के पूर्वज कौन है? मैमथ हैं। आइए इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। मैमथ प्रजाति वर्तमान समय में विलुप्त है। यह हाथी का पूर्वज माना जाता है। डायनासोर थे। डायनासोर कब थे? सीनोजोइक सरीसृप, मेसोजोइक पक्षी, पैलियोजोइक एम्फीबिया, मेसोजोइक सरीसृप। इसका आंसर है डी। मेसोजोइक सरीसृप में डायनासोर थे। आइए इसका एक्सप्लेनेशन थोड़ा देखते हैं। डायनासोर विशालकाय सरीसृप या रेप्टाइल्स थे जो कि मध्यजीवी या मेसोजोइक महाकल्प मेसोजोइक एरा में थे। मध्यजीवी महाकल्प को हम 3 भागों में बांटते हैं, जैसे ट्राइएसिक कल्प हो गया, जुरैसिक कल्प हो गया और क्रिटेशियस कल्प में बांटा गया है। क्रिटेशियस में डायनासोर पुष्पीय पादपों स्तनियों का विकास होता रहा, किंतु अंतिम चरण में उत्तरी महाद्वीपों के जुड़ने, गोंडवाना महाद्वीप के पृथक होने तथा पृथ्वी पर उल्कापिंडों के गिरने से डायनासोरों सहित लगभग 76% जातियों की जो है विलुप्ति हो चुकी है। डायनासोर रहे हैं पैलियोजोइक युग में, सेनोजोइक युग में, मेसोजोइक युग में, प्लाइस्टोसीन युग में। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। मेसोजोइक युग में डायनासोर थे। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं फ्रेंड्स। जीवों के विकास इवोल्यूशन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा क्रम या अनुक्रम सही है? ऑक्टोपस, डॉल्फिन, शार्क, पेंगोलिन, कच्छप, बाज, सैलामेंडर, अजगर और कंगारू, मेढक, केकड़ा, झींगा। इसका आंसर है सी। सैलामेंडर, अजगर, कंगारू ये जीवों के विकास के क्रम थे। आइए इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। दिए गए विकल्पों में सैलामेंडर का विकास काल सबसे पहले लगभग 360 मिलियन वर्ष पूर्व हुआ था तथा कंगारू का उसके बाद हुआ है।
अब नेक्स्ट चैप्टर आ गया आपका वर्गीकी। वर्गीकी में हम चलते हैं, अपना पहला क्वेश्चन देखते हैं। आइए, यहाँ पे है फर्स्ट क्वेश्चन, देखिए क्या कह रहा है। जीव विज्ञानियों ने पादप जगत और प्राणी जगत की जातियों को बहुत बड़ी संख्या में ज्ञात किया है या ढूंढ निकाला है और पहचान लिया है। संख्या की दृष्टि से अब तक ढूंढे हुए और पहचाने हुए जीवों में सबसे अधिक संख्या किसकी है? कवकों की, पादपों की, कीटों की, जीवाणुओं की? इसका आंसर है सी, कीटों की संख्या सबसे अधिक है। देखिए IAS प्री 1996 में पूछा गया प्रश्न है। आइए इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। जीव विज्ञानियों के अनुसार जीव जगत में सबसे अधिक संख्या कीटों की है, यानी इंसेक्ट की है। कीट आर्थ्रोपोडा संघ के अंतर्गत आते हैं, ये पूछा जा सकता है, आप लोग ध्यान दीजिए। कीट किसके अंतर्गत आते हैं? आर्थ्रोपोडा संघ के अंतर्गत आते हैं। कुल ज्ञात जातियों में से सर्वाधिक जातियां कीटों की हैं, लगभग 10 लाख से अधिक हैं। जंतु जो होता है जल, स्थल, वायु सभी जगहों में पाए जाते हैं। पादप जातियों की संख्या लगभग 4 लाख है। क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं अब हम। अमीबा विभंजन द्वारा जनन करता है। अमीबा जो है विभंजन द्वारा जनन करता है। सभी एक कोश की जीव अलैंगिक विधियों से जनन करते हैं। कौन सा इसमें सही है? इसके बारे में आप हमें बताइए कमेंट बॉक्स में। इसका आंसर हो जाएगा ए। ए कैसे हुआ ये देखते हैं। अमीबा जो है विभंजन द्वारा जनन करता है, इसका मतलब वो विखंडन द्वारा जनन करता है। और सभी एक कोश की जीव जो होते हैं, जो एक कोश की जीव होते हैं, वो अलैंगिक विधियों से जनन करते हैं। अब आइए इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। अमीबा एक प्रोटोजोआ एक कोश की जंतु है जो कि प्रायः द्विखंडन विधि द्वारा जनन करता है या विखंडन विधि द्वारा जनन करता है। प्रायः सभी एक कोशिकीय जीव अलैंगिक विधि द्वारा जनन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं फ्रेंड्स हम। गर्म रुधिर वाले जंतु वे होते हैं जो अपने शरीर के तापक्रम को वातावरण के तापक्रम से नीचे रखते हैं, वातावरण के तापक्रम से ऊंचा रखते हैं, हमेशा एक सा बनाए रखते हैं, वातावरण के तापक्रम को बराबर बनाए रखते हैं। इसका आंसर हो जाएगा सी, हमेशा एक सा बनाए रखते हैं अपने तापक्रम को। इसमें जो होता है जीवधारी आते हैं, जैसे हम लोग। गर्म रुधिर वाले जंतु वे होते हैं जो अपने शरीर के तापक्रम को हमेशा एक जैसा बनाए रखते हैं। आइए इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। समतापी या होमियोथर्मल अर्थात गर्म रुधिर वाले वार्म ब्लडेड वे जंतु होते हैं जिनके शरीर का ताप वातावरण के ताप से प्रभावित न होकर सदैव एक सा रहता है। इसके अंतर्गत पक्षी तथा स्तनधारी आते हैं, स्तनधारी और पक्षी आते हैं। जबकि असमतापी के अंतर्गत मत्स्य, उभयचर, सरीसृप इत्यादि जंतु आते हैं जिनके शरीर का ताप वातावरण के अनुसार घटता बढ़ता रहता है। वार्म गर्म रुधिर वाले में मनुष्य भी आता है, इतना ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? सभी इकाइनोडर्म सजीव प्रजक होते हैं। गोल कृमि में कोई परिसंचरण तंत्र नहीं होता है। अस्थिल मछलियों में वाताशय आमतौर से विद्यमान होता है। उपास्थि सम मछलियों में निषेचन आंतरिक होता है। इसका आंसर है ए। ए सही नहीं है, बाकी सभी सही हैं। आइए इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं हम। इकाइनोडर्म समुद्र में पाए जाने वाले पंचतई अरीय समति वाले ड्यूटेरोस्टोमी यूसिलोमेट यूमेटाजोवा होते हैं जिनकी डिंभक प्रावस्था में शरीर की सममिति द्विपार्श्वीय होती है, यानी बाइलेटरल होती है। सभी इकाइनोडर्म सजीव प्रजक होते हैं, नहीं होते हैं, सभी इकाइनोडर्म जो होते हैं वह सजीव प्रजक नहीं होते हैं, यानी विवियोपोरस नहीं होते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कर रहा है आप देखिए।
निम्नलिखित में से कौन मछली नहीं है? स्टारफिश, साफिश, पाइप फिश, गिटार फिश। इसका आंसर है ए, स्टारफिश जो होती है वो मछली नहीं होती है। साफिश, पाइप फिश, गिटार फिश ये सभी मछली हैं। कुछ समुद्री जंतुओं के नाम मछलियों के नाम से मिलते जुलते हैं, परंतु ये मछलियाँ नहीं होती हैं, जैसे जेलीफिश, स्टारफिश, सिल्वर फिश, कैटल फिश, हेग फिश, रेजर फिश, क्राई फिश ये सभी मछलियाँ नहीं हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं फ्रेंड्स। निम्न में से कौन एक वास्तविक मीन यानी मछली है? रजत मीन, क्रेफिश, जेलीफिश, कैटफिश। इसका आंसर हो जाएगा डी। एक वास्तविक मछली कौन है? कैटफिश जो है वास्तविक मछली है। रजत मीन सिल्वर फिश एक छोटा पंखहीन कीट है। क्रेफिश एक कड़े खोल वाला जानवर है। जेलीफिश कशेरुकी जंतु नहीं है, यह मछली की एक श्रेणी में नहीं आता है। कैटफिश वास्तविक मछली है। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। निम्न में से कौन सी वास्तविक रूप से मछली है? स्टारफिश, जेलीफिश, हैगफिश, समुद्री घोड़ा। अभी हमने पढ़ा स्टारफिश, जेलीफिश, हैगफिश ये सभी मछली नहीं है, जबकि समुद्री घोड़ा यहाँ पे मछली है। आइए इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं क्या कह रहा है। सितारा मछली या स्टारफिश सितारे नुमा इकाइनोडर्म श्रेणी की एक जंतु है। जेलीफिश ऑरिलिया को कहते हैं, जो कि संघ सिलेट्रेट का एक जंतु संघ है। हैगफिश ये भी एक जंतु है। समुद्री घोड़ा जो होता है वो स्टारफिश यानी एक मछली होती है। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक मछली है? समुद्री कुकुम्बर, खीरा, समुद्री गाय, समुद्री घोड़ा, समुद्री बाघ। इसका आंसर है सी, समुद्री घोड़ा जो होता है मछली होती है। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। सबसे बड़ा स्तनपायी कौन सा है? व्हेल मछली, अफ्रीकी हाथी, दरियाई घोड़ा, ध्रुवी भालू। इसका आंसर है ए, व्हेल मछली सबसे बड़ा स्तनपायी है। ब्लू व्हेल पृथ्वी पर पाया जाने वाला सबसे बड़ा स्तनपायी जीव है। इसकी लंबाई 33 मीटर से भी अधिक होती है। इसका वजन 180 मीट्रिक टन से भी अधिक हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं फ्रेंड्स। व्हेल निम्न वर्गों में से किस वर्ग का प्राणी है? मत्स्य, स्तनपायी, सरीसृप, उभयचर। अभी हमने पढ़ा कि व्हेल एक स्तनपायी है, जीव है। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। निम्न में से कौन सा एक स्तनपायी है? शार्क, ऑक्टोपस, स्क्विड और व्हेल। इसका आंसर है डी, व्हेल एक स्तनपायी जीव है। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।